जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का, सभी मित्रों का, सभी मेरे भावी कंपटीटरों का आपके अपने प्लेटफॉर्म ज्ञान एकेडमी प्रयागराज में मैं आत्मा सिंह आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आ जाइए भाई, सभी लोग आ जाओ और जोरदार तरीके से आज हम फिर से एक क्वेश्चन के जो श्रृंखला है आपके हिंदी सुपर सीरीज की, इसे बिल्कुल कंटिन्यू करते हैं जबरदस्त तरीके से। ओके, तो चलिए बिना देरी किए हुए देखिए, मैं आपको बता दूं, यूपी ट्रिपल एससी का कोई स्टूडेंट हो, कोई एस्पिरेंट हो, अदरवाइज एसआई का हो, यूपी पुलिस का हो, सबके लिए ये बिल्कुल यूजफुल वीडियो है। सभी लोग इसको देखें और पूरा देखें। पता है आप लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा देखें इसके बाद स्किप कर दिए, उससे आपको फायदा नहीं होने वाला। मैं जो बता रहा हूँ उससे आप बता रहा हूँ। कारण है कि जब तक आप पूरी वीडियो देखेंगे नहीं, उसके मटेरियल को जानेंगे नहीं, तब तक आप किसी का आकलन कैसे करें। सीधी सी बात है, अगर आप सीरियस हैं अपने जीवन के प्रति, अपने अपनों के प्रति और अपने लाइफ के प्रति, अगर आप सीरियस हैं तो निश्चित रूप से सीरियसली इन चीजों को देखें, क्योंकि आपके जीवन में ये महत्वपूर्ण योगदान निभाने वाला है और आने वाला समय बहुत ही कठिन होने वाला है। इसको भी दिमाग में रख के चलेगा। हो सकता है आपको लगता हो कि नहीं सर ऐसा बोल रहे हैं आत्मा सर, वो ठीक है। कारण ये है कि मैं जानता हूं कि मेरी बातें किसी को अच्छी लग सकती है, किसी को बुरी लग सकती है, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि मैं जो कुछ भी बोलूंगा आपके जीवन के हित के लिए बोलूंगा। ठीक, तो आप लोग इतना जरूर किया करिए कि जो भी वीडियो जाए आप तक उसको पूरा वॉच किया करिए। इससे मैं जानता हूं कि आप लोगों को लगता होगा कि सर का बड़ा फायदा हो जाएगा। सर का बहुत बड़ा फायदा कुछ नहीं होने वाला। ये आप लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर कर देंगे। और इतना तो देखो, जो आप वो रील आती है उसको आप देखने में टाइम बिता देते हो। ये तो आपकी ज्ञानवर्धक वीडियो है, इसको आप देखोगे तो आपके लाइफ में काम आने वाला है। प्लीज आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग पूरा वीडियो देखा करिए और स्किप मत किया करिए। हो सके तो मैं बारंबार आपसे यही कहूंगा कि नोट्स बनाया करिए, क्योंकि उससे बहुत फायदा होने वाला है बबुआ। ठीक है, चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। देखिएगा इसमें क्या दिया गया। इसमें दिया गया बाबू, पहले शुरुआत में ही देख लेते हैं। दिया गया निर्देश है, क्या निर्देश दिया गया है, 1 से 5 तक दिए गए गद्यांशों के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के आपको उत्तर देने होंगे। ठीक है, अब देखो इसमें दिया गया है, हमारी हिंदी सजीव भाषा है। हमारी हिंदी कैसी भाषा है, सजीव भाषा है। ध्यान दीजिएगा, हिंदी हमारी सजीव भाषा है। इसी कारण यह पहले अरबी, फारसी आदि के संपर्क में आकर उनके व बाद में अंग्रेजी के भी शब्द ग्रहण करती जा रही है। इसे दोष नहीं, इसे गुण ही समझना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको दोष नहीं गुण ही समझना चाहिए, क्योंकि अपनी इस ग्रहण शक्ति से ही हिंदी में नए शब्दों का आगमन हुआ है और होता जाएगा। क्या भाषा की आगे देखिएगा, हाँ यहां से ध्यान दीजिएगा। चलिए कि भाषा की विशुद्धता के किसी भी पक्षपाती में यह शक्ति है कि वह विभिन्न भाषाओं की सम्मिश्रण क्रिया में रुकावट है ना पैदा कर दे, यह कभी संभव नहीं है। उपर्युक्त ध्यान देना, प्रतिक्रियाएं स्वाभाविक है, इसमें प्रतिक्रिया आना स्वाभाविक है। हमें तो केवल इस बात का ध्यान रखना चाहिए, क्या बात ध्यान रखना है, कि इस सम्मिश्रण के कारण हमारी भाषा अपने स्वरूप को तो नष्ट नहीं कर रही है। मतलब हम जो ग्रहण कर रहे हैं, हमारी हिंदी भाषा जो विभिन्न भाषाओं के शब्दों को ग्रहण कर रही है, हमें उस पर ध्यान देना है कि कहीं हमारी ये भाषा उसको स्किप तो नहीं करती जा रही है। मतलब उसी के साथ है, अपनी मेन जो उसकी प्रॉपर्टी है उस पर तो किसी तरह का दाग नहीं आ रहा है। हमें इस पर जोर देना चाहिए, ठीक है ना। आप ध्यान दीजिएगा, इस पर हमें आपको इसी बात पर जोर देना होगा। आगे देखिएगा, आगे क्या कहा गया, कहीं भाषाओं के बेमेल शब्दों के मिश्रण से अपना रूप जो खुद का है तो विकृत नहीं कर रही है। मतलब हमें इस पर जोर देना है कि जो हमारी मूल हिंदी है उसमें कोई समस्या तो नहीं आ रही। बाकी अगर ग्रहण कर रहे हैं तो ये हमारा दोष नहीं है, ये हमारा गुण है। ठीक है, आगे देखिएगा,
आगे क्या दिया है, आगे देखिए दिया है अभिप्राय यह है कि दूसरी भाषा के शब्द मुहावरे आदि ग्रहण करने पर भी हिंदी ही बनी रही है या नहीं, बिगड़ कर कहीं वह कुछ और तो नहीं होती जा रही है। मतलब हमें इस पर ध्यान फोकस करना है कि अगर उसका मूल रूप है तो हमें उसमें ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है। हमारी भाषा की क्वालिटी है, ये गुण है हमारी भाषा के, ये अच्छाई है कि कम से कम वो ग्रहण तो कर रही है, बाकी अपना रूप तो नहीं खोई है वो, है ना। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है, इस अवतरण का ध्यान दीजिएगा, इस अवतरण का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है। अब आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिएगा मेरे बाबू, इसमें सबसे उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है जो अभी तक आपने पढ़ा है, बताइएगा। तो इसमें भाषा की सजीवता, हिंदी भाषा या हिंदी सजीव भाषा के रूप में है। तो आपने शुरू में ही लाइन में पढ़ा है कि हमारे हिंदी क्या है, सजीव भाषा के रूप में। आपने स्टार्ट में ही इसको पढ़ा, देखिएगा आपने शुरू में ही इसको पढ़ा है। यहाँ पर क्या ये पढ़ा है कि हमारी हिंदी जो है वो सजीव भाषा है। हमारी हिंदी क्या है, सजीव भाषा है, आपने शुरू में पढ़ा है। तो ये हमारे यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखना यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर आ जाएगा, आंसर नंबर थर्ड आ जाएगा कि हिंदी सजीव भाषा है। ओके, आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है कि हिंदी में नए शब्दों को अपनाते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए। अब अभी आपने बहुत सारी बातें पढ़ी इसके लिए। हमारी भाषा इस सम्मिश्रण से अपना स्वरूप तो नष्ट नहीं कर रही है, अन्य भाषाओं के बेमेल शब्दों से हमारी भाषा का रूप तो विकृत नहीं हो रहा है। हो गया ऑप्शन नंबर 2। चलिए, ये दोनों चीजें हैं हमारी भाषा में, ठीक है। आगे देखिए, सब पढ़ा है आपने, फिर से पढ़ लीजिएगा आप लोग। तीसरा देखिएगा, दूसरी भाषाओं के शब्दों मुहावरों आदि के ग्रहण करने से हिंदी बिगड़कर कहीं कुछ और तो नहीं होती जा रही है। मतलब ये तो तीनों बात हमने पढ़ा पैराग्राफ के अंदर, तो इसका मतलब तीनों बात सत्य है। आंसर नंबर क्या हो जाएगा, डी, उपर्युक्त सभी पर आप जोर देंगे। ओके बाबू, चलिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने है, क्या कहता है देखिएगा। हाँ, हिंदी में नए शब्दों का आगमन क्यों उचित है। अब आप बताइए, हिंदी में नए शब्दों के आगमन क्यों उचित है। सीमित शब्दकोश के कारण, प्राचीन भाषा होने के कारण, हिंदी भाषा का प्रचार बढ़ने के कारण, देवनागरी लिपि के कारण। अब आप लोग इसका सभी लोग कमेंट करके जवाब दीजिएगा मेरे दोस्तों, सभी लोग इसका जवाब दीजिएगा। तो सबसे ज्यादा हमारी हिंदी पॉपुलर हो रही है, पूरे वर्ल्ड में हमारी हिंदी पॉपुलर हो रही है। इसकी पॉपुलरिटी के कारण, हिंदी भाषा का प्रचार बढ़ने के कारण जो नए शब्दों का आगमन हमारी हिंदी में हो रहा है। बस हमें ध्यान देना है कि उसका स्वरूप तो नहीं बदल रहा, बस इतना सा बात को हमें गौर करना होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर क्या कहता है अगला क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब कौन सा कथन सही, इस बात को बता रहा है। हिंदी में अरबी फारसी के शब्द हैं, बिल्कुल है भाई, हिंदी फारसी अरबी और फारसी के शब्द हैं हिंदी में। हिंदी में अंग्रेजी के शब्द हैं जी, बिल्कुल है, जैसे रेलगाड़ी वाली है ना, आप जानते हैं। हिंदी में और भी अनेक देशी विदेशी भाषाओं के शब्द हैं, बिल्कुल है, जापानीज है, पुर्तगालीज है, बहुत सारी भाषाएं हैं। तो उपयुक्त में से क्या हो जाएगा, ये उपयुक्त में से ये हो जाएगा सभी। ओके, मतलब सभी हमारे हिंदी भाषा में मिलती हैं। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, इसको ध्यान दीजिएगा। कहता है हिंदी भाषा की वह कौन सी विशेषता है जिसे, हिंदी भाषा की वह कौन सी विशेषता है जिसे लेखक ने गुण माना है, दोष नहीं। अब बताइएगा। अन्य भाषाओं के शब्द ग्रहण की शक्ति, भाषा विशुद्धता का आग्रह, भाषा की रोमन लिपि में लिखना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बाबू आपको मैंने पहले बताया था कि हिंदी भाषा की इतनी शक्ति है, इतनी पावरफुल हिंदी भाषा है कि वो जानते क्या करती है, वो ये करती है कि अन्य भाषाओं के जो अच्छे वर्ड होते हैं उसको कलेक्ट कर लेती है। वो उसका दोष नहीं, वो उसका क्या होता है,
गुण होता है। तो ध्यान रखिएगा, अन्य भाषाओं के शब्द ग्रहण करने की जो शक्ति है वो उसके क्या है, गुण है, दोष नहीं है। ओके, चलिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पैराग्राफ से संबंधित क्वेश्चन आपके हो गए, आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला आ गया, कहता है पा फा बा भा मा व्यंजन होते हैं। तो देखिएगा नीचे से चलना है, ऊपर की तरफ आना है। क कंठ, मतलब का वर्ग क्या आ जाएगा, कंठ आ जाएगा। का वर्ग क्या आ जाएगा, कंठ आ जाएगा, है ना। अब इसके बाद कंठ के बाद का होगा, चा छ ज झ इया, है ना। चा छ जा झ इया, तो तालव्य हो जाएगा, है ना। आगे देखिएगा, फिर इसके बाद हाँ मूर्धन्य हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे देखिएगा क्या आता है, ता था दा धा ना, ये क्या आ जाएगा, ये। और इसके बाद पा फा बा भा मा, इसको देखिए पा फा बा भा मा, मतलब ये ओठ आज चल रहे ना, पा फा, बिना ओठ चलाए आप बोलिए इसको, पा फा बा भा मा को बिना ओठ चलाए बोलिए। जैसे बोलते हैं ना, क ख ग, अब बिना तलवे के बोलिए आप, चा को बोलिए आप बिना चलाए नहीं बोल सकते। तो ध्यान रखिएगा, ये क्या हो जाएगा, ओष्ठ हो जाते हैं। क्या होते हैं, ये ओष्ठ होते हैं। आगे देखेंगे यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन नहीं है, हाँ, रस निष्पत्ति की दृष्टि से भक्ति रस का आलम्बन निम्नलिखित में से कौन सा नहीं हो सकता। तो देवता है, पुत्र है, गुरुजन है, ईश्वर है। तो भक्ति किसमें होती है, भक्ति गुरु की होती है, भक्ति ईश्वर की होती है, भक्ति देवता की होती है ना। तो भक्ति रस का जो यहाँ पर नहीं है, कौन सा आलम्बन नहीं है, तो मेरे दोस्त यहाँ पर पुत्र भक्ति रस का आलम्बन नहीं होता, ठीक है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, इसको ध्यान से देखिएगा। क्या कहा, जिसका शत्रु पैदा ही ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, मतलब बताइएगा। जिसका शत्रु ही ना हो, मतलब बिना शत्रु का आदमी हो, तो उसको क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, अशत्रु, अजात शत्रु, अजन्मा शत्रु, अज्ञात शत्रु। तो देखिए अज्ञात शत्रु मतलब आपका शत्रु है लेकिन अज्ञात है। आपका शत्रु अभी जन्मा नहीं है लेकिन शत्रु आपका जन्म ले सकता है। अशत्रु कोई मतलब नहीं, यहाँ पर होता है अजात शत्रु, मतलब जिसका शत्रु पैदा ही ना हुआ हो उसे अजात शत्रु कहते हैं। मीन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो मीन का सिकी, सापक, विभावरी, मत्स्य। तो मीन किसे कहते हैं, मत्स्य को कहते हैं, मतलब मछली जो होती है वो मीन की पर्यायवाची होती है। ओके, मछली जो होती है मीन की पर्यायवाची होती है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। दिया है क्या, दिया है घनिष्ठता का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है। तो घनिष्ठता होगा, घनिष्ठता होगा, घनिष्ठता होगा, घनिष्ठता होगा। इसमें शुद्ध वर्तनी वाला आ गया, बताइएगा। ये आपके आरओ के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, आरओ में भी पूछता है इस तरह से। तो देखेगा घनिष्ठता आप शुद्ध ऐसे लिखते हैं, घनिष्ठता लिखते हैं। आगे देखिएगा, निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़े। देखिए 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। पहला तो होता है प्रथम पुरुष होता है, ठीक है। द्वितीय क्या होता है, मध्यम पुरुष होता है, मध्यम पुरुष होता है। तीसरा क्या होता है, उत्तम पुरुष होता है। 3 प्रकार के पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष को पूछा, प्रथम पुरुष में क्या होता है, जैसे वह है ना, वे हैं, ये सब क्या प्रथम पुरुष है। लेकिन अगर आपसे कहूं मध्यम पुरुष, तो तू, तुम, ये, तुम्हारा, ये क्या होगा, मध्यम पुरुष। उत्तम पुरुष क्या होता है, मैं है, हम है, ये क्या होता है, उत्तम पुरुष होता है। ध्यान रखिएगा, मैं, हम, ये सब उत्तम पुरुष में आते हैं, हमें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कटोरे भर उसने, इंपॉर्टेंट है, कटोरे भर उसने खीर खाई। वाक्य में अनुबद्ध जो जोड़ रहा है संबंध बोधक अव्यय कौन सा है, अव्यय बताना है यहाँ पर कौन सा है। अब बताओ, कटोरे भर उसने खीर खाई। तो कटोरे भर मतलब कितना खीर खाया, कटोरा भर खाया।
कटोरा में तो खीर थी, लेकिन कितना खाया, पूरा कटोरा भरा हुआ था, तो इसमें संबंध बोधक अव्यय कौन सा होगा, अनुबंध धर्म यहाँ पर हो जाएगा मेरे दोस्त, कटोरा उसने उठाई भर, तो क्या हो जाएगा, इसमें भर हो जाएगा आपका संबंध बोधक अव्यय। ठीक है, आगे हाथी आता है, यह वाक्य बहुवचन में होता है, क्या कहेंगे इसको, तो बताइए, हाथियों आता है, हाथी आते हैं, हाथी आते हैं, हाथे आते हैं, तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ, तो यहाँ पर हो जाएगा हाथी आते हैं। ठीक है, चलेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला आप लोग देखिएगा इसको, बच्चों की कहानियां लिखने वाले, बच्चों की कहानियां लिखने वाले और चाचा चौधरी पात्र के रचनाकार कौन है, अब बताइएगा। चाचा चौधरी पात्र के रचनाकार कौन है, बच्चों के लिए वो कहानियां बहुत लिखे हैं, तो मेरे दोस्त आबिद सुरती, अनंत पाई, अनिल कुमार, अरे ये है ना मेरे दोस्त प्राण कुमार शर्मा साहब, प्राण कुमार शर्मा साहब जो है वो चाचा चौधरी पात्र के रचनाकार हैं और बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए कहानियां भी वो लिखते हैं। ठीक है, आगे दिया है, कुल का अर्थ वंश होता है, परंतु इसके देखिए समरूपी शब्द कुल का अर्थ क्या होगा, कुल का अर्थ तो वंश हो जाता है, बात समझ में आई, लेकिन इसका समरूपी शब्द है कुल, तो कुल का क्या होगा, गर्म होगा, किनारा होगा, खूंटी होगा या नैपुण्य होगा, तो याद रखिए दोस्त, कुल का मतलब होता है किनारा, क्या होगा, किनारा से होगा यहाँ पर। ठीक है, चलिएगा, समानार्थी शब्द था ये, आगे देखिए, यहाँ पर दिया है गहरा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप होगा, अब गहरा का क्या होगा, गहराई होगा, गहराना होगा, गहराई या गहरा, तो देखिए सीधा सीधा ये सब कोई जानता है, भाववाचक संज्ञा गहरा का क्या हो जाएगा, गहराई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आई इसमें प्रत्यय जुड़ेगा, गहरा में आई प्रत्यय जुड़ेगा और ये बन जाएगा गहराई। ठीक है, आगे देखो 17 में, जय का निम्न में से कौन सा सही विलोम है, विलोम बताना है, विलोम शब्द ये सभी लोग देख सकते हैं, इसको आरो यारो सब लोग देख सकते हैं, तो जय का क्या होता है मेरे दोस्त, जय का पराजय होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जय का क्या हो जाता है, पराजय हो जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आगे बताना है इसमें, देशभक्ति में समास कौन सा है, तो अब देखिएगा देश भक्ति में द्वंद्व समास है, जी बाबू द्वंद्व तो है ही नहीं है इसमें, द्विगु समास है, गिनतीवाचक है नहीं है, इसके बाद अव्ययी भाव भी नहीं क्योंकि कोई अव्यय लगा नहीं है, तत्पुरुष होगा, बिल्कुल तत्पुरुष होगा। देखिए देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति कि देश का भक्ति नहीं, देश के लिए भक्ति होगा, क्या देश के लिए भक्ति होगा। अब देखिए ये के लिए क्या है, किसका कारक चिन्ह है, ये के लिए किसका कारक चिन्ह है, तो यार पढ़ लीजिए ना, क्योंकि इस कारक चिन्ह आते हैं इसके बीच में तत्पुरुष में, प्रथमा कर्ता ने द्वितीयाकरण को तृतीयाकरण से द्वारा चतुर्थी संप्रदान के लिए, मतलब यहाँ पर संप्रदान है, कौन सा कारक है, संप्रदान कारक है, ओके संप्रदान कारक है। ठीक है ना, चलिएगा दोस्तों आगे चलेंगे, कायिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक किसके भेद होते हैं बताइएगा, अनुभाव होता है, संचारी भाव होता है, विभाव होता है, स्थायी भाव होता है, तो बाबू स्थायी भाव और संचारी भाव तो ये है, ठीक है, बिल्कुल 33 होते हैं संचारी भाव, विभाव और अनुभाव बचे, तो मेरे दोस्त याद रखना, कायिक है, वाचिक है, आहार्य, सात्विक है, ये भेद होते हैं किसके, अनुभव के होते हैं, किसके होते हैं, अनुभव के होते हैं। ओके बिल्कुल, अगर पसंद आ रहा है तो कमेंट करिएगा और आप लोग लाइक जरूर करिएगा, थम्स अप जरूर करिएगा, ओके जरूर मेरे दोस्त, जरूर इतना कर दिया करें, वीडियो पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा, फिर देखिएगा कितने जबरदस्त क्वेश्चनों की श्रृंखला है, आपको कितना हिंदी में पता था कितना नहीं पता, आपका खुद का आकलन हो जाएगा। ठीक है, चलेगा आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने आएगा, कहता है निम्नलिखित, ध्यान दीजिए, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है, तो आप बताइएगा, उलूक, उलूक तो होता है उल्लू, कूप, कूप मतलब कुआं, कुआं क्या होता है, तद्भव होता है, कुआं क्या होता है, तद्भव होता है ना।
और ये कूप क्या होता है? तत्सम। उल्लू का उल्लूक होता है। ओझा, हाँ यही तो होगा। ये क्या होगा? उपाध्याय होता है। ओझा क्या होता है? उपाध्याय होता है, उपाध्याय होता है, ठीक है, उपाध्याय होता है ओझा। मतलब ये इसका तत्सम है, ये इसका तद्भव। पुस्तक तो पुस्तक है, ठीक है। आगे, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानना है। अब इसमें बताओ, इसमें विशेषण क्या हो सकता है? बताइएगा, इसमें विशेषण क्या हो सकता है? ऐतिहासिक, उपासना, आश्वासन, उपेक्षा। तो देखिएगा यहाँ पर आश्वासन क्या होता है? ये क्या विशेषण हो सकता है? उपेक्षा क्या ये विशेषण हो सकता है? उपासना ना, ये तीनों विशेषण नहीं है। इसमें विशेषण कौन सा होगा? ऐतिहासिक। जैसे ऐतिहासिक पुस्तकें, ऐतिहासिक इमारतें, मतलब वो इमारत की विशेषता बताना है। ऐतिहासिक मतलब ऐतिहासिक कुछ भी, मतलब जो पुराना बीत गया हो, जो इतिहास बन गया हो, ऐतिहासिक घटनाएं, इस तरह से इतिहास ही क्या होता है? वो सब क्या होता है? आपका विशेषण हो जाता है। ओके, चलो एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। ये नहीं कच्चा काम से बोलेंगे। एक मिनट, एक मिनट। हाँ, यही क्वेश्चन था, मुझे लगता है अभी नहीं था, और अभी से एक मिनट, एक मिनट, बस 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 थोड़ा सा। बस 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 थोड़ा सा रुकिएगा, ये पूरा चला। बस 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 ओझा तक हो गया, यहाँ ऐतिहासिक तक हो गया। तब क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 22। इसको बताना है, चलो बताओ, इसको बताना, बताइएगा। पूछा गया आपसे कि अवलंब अविलंब शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा? अवलंब और अविलंब शब्द का युग्म का सही अर्थ क्या होगा? सहारा और शक्ति, शीघ्र और सहारा, आश्रम और देर, सहारा और देर। क्या होगा मेरे बाबू बताइएगा। तो अवलंब का मतलब होता है कोई सहारा देने वाला, अवलंब जो उसको सहारा देता हो। अविलंब का मतलब होता है शीघ्र। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट राइट आंसर है दिस क्वेश्चन। आगे देखिएगा, नेक्स्ट है, आगे आपको मैं बताऊं यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन, मतलब 23 क्वेश्चन देखिए। इसको क्या कहता है? किनारा के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों के पंक्ति को ढूंढना है, चुनना है। बताओ। तट, तर, कगार। तर क्या होता है? तट तो समझ में आ गया भाई। तट, तीर, कगार। देखिए, तट मतलब किनारा, तीर मतलब किनारा, कगार मतलब किनारा। मतलब ये तीनों सही है। किनारा के लिए सही पर्यायवाची शब्दों का युग्म कौन सा? देखिए, इससे बहुत सारी पर्यायवाची आपकी रेडी हो जाएंगी, ठीक है। तट, तीर और कगार। ओके, चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, क्या कहता है ये? वर्णों के
के समुदाय को क्या कहते हैं बाबू? वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? तो वर्णों के समुदाय के का गा अंगा मतलब ये पूरे वर्णों के समुदाय को हम वर्णमाला कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? वर्णमाला कहते हैं। ओके, क्या बोलेंगे इसको? वर्णमाला कहेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। हाँ, इसको बताइएगा, बढ़िया क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। बताइए, कारक चिन्ह से है। कृष्ण ने कंस को मारा, इस वाक्य में कारक क्रमशः कौन कौन से हैं? तो प्रथमा क्या होता है? प्रथमा क्या होता है? प्रथमा कर्ता ने द्वितीय कर्म को, है ना, द्वितीय कर्म को। तो देखिएगा यहाँ पर प्रथमा लिखा है कृष्ण ने, ठीक, द्वितीय कर्म कंस को, ये आ गया को, तो इसमें कौन हो जाएगा? कर्ता और कर्म हो जाएगा। कहां पर है? कर्ता और कर्म, ये यहां पर है, यही है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर दिस क्वेश्चन। आगे देखिएगा, हाँ इसको बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 26, जिसका, हाँ इसको देखिए, एक मिनट, जिसका वर्ण क्रम आदि लघु मध्य गुरु अंत लघु को उसका गण होगा। मतलब बताया गया शुरुआत उसका लघु से हो, लघु से मध्य में उसका गुरु आए और फिर से क्या आ जाए? लघु आ जाए, तो वो क्या कहलाएगा? उसका गण क्या होगा? तो बाबू वो क्या होता है? वो होता है जगण। क्या होगा? वो होगा जगण, ठीक है। लघु गुरु लघु अगर आता है तो वो क्या हो जाता है? जगण हो जाता है, ठीक है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में 27, क्वेश्चन नंबर 27 में आ जाते हैं। सॉरी, कहाँ पहुँच गए? हाँ, यहाँ पर देखिएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ गया था ना। चलिए बताइए, इसको बताइएगा क्या होगा? शुद्ध वाक्य चुनिए, शुद्ध वाक्य चुनना है इसमें। वाह कितना सुंदर दृश्य है, बताइए, ऐसा बोलते हैं क्या? वाह कितना सुंदर दृश्य है, ऐसा बोलेंगे क्या? नहीं। देखिएगा, वर्तनी शुद्धिकरण की बात है यहाँ पर, ठीक है। आगे, वाह कितना सुंदर दृश्य है, मजा आ गया। वाह, यहाँ तो कुछ ही नहीं है क्योंकि विस्मयादिबोधक होना चाहिए। कितना सुंदर दृश्य है, वाह क्वेश्चन मार्क, कितना सुंदर दृश्य है। भाई ये तो होंगे नहीं, दोनों नहीं होंगे, यही दोनों में से है, तो वहां पर वो अर्थनी शुद्ध नहीं है, तो शुद्ध यही है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। देखो क्या कहता है, 28 एंड 29 आपका इंतजार कर रहे हैं, दोनों बढ़िया क्वेश्चन है। पूछा गया महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा? अब देखिएगा मेरे दोस्त, इस ये जो है महोत्सव, ये यण संधि है। पहली बात तो संधि पहचानो, कौन सी संधि है? यण संधि है महोत्सव, ठीक है। यण संधि में क्या पहचान होती है कि ध्यान दीजिएगा, छोटा आ या बड़ा आ के बाद अगर छोटी ई या बड़ी ई या छोटा ऊ या बड़ा ऊ आ जाए या री आ जाए तो यण संधि हो जाता है। मतलब प्रथम पद के लास्ट में छोटा या बड़ा हो और द्वितीय पद के प्रारंभ में बड़ी छोटी छोटा ओ बड़ा ओ री आ जाए तो री का अर हो जाएगा, और बाकी तो आप इसको जानते ही हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये होता है यण संधि की पहचान। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा? अर हो जाता है ना, अर हो जाता है, अर, ठीक है। तो देखिए ये होता है उसका पहचान। तो महोत्सव, महाधन उत्सव का हो जाएगा, महाधन उत्सव इज द राइट आंसर, बिल्कुल दिस क्वेश्चन। देखिए इसको कैसे करेंगे आप? महा में बड़ा आ गया, ये बड़ा आ है, बड़ा आ कर लो आप, ठीक है। उत्सव का बड़ा छोटा ऊ है तो दोनों को मिला के क्या बन गया? ओ बन गया, ठीक है। दोनों को मिला के क्या बन गया? ओ बन गया। तो याद रखिएगा महोत्सव हो गया, क्या हो गया? महाधन उत्सव बराबर महोत्सव। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 29 पे। सत्याग्रह का सही समासिक विग्रह, सत्याग्रह का सही समासिक विग्रह क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, सत्याग्रह का सही समासिक विग्रह निम्न में से कौन सा है? सत्य का आग्रह, सत्य के लिए आग्रह,
सत्य के आग्रह, सत्य में आग्रह। तो देखिएगा सबसे पहले तो याद रखिएगा ये समास कौन सा है, तो मेरे दोस्त याद रखना ये तत्पुरुष समास है। कौन सा है? तत्पुरुष समास है, इसको ध्यान दीजिएगा। और तत्पुरुष समास है तो कारक चिन्ह तो होगा ही होगा। तो देखिए सत्य का आग्रह करना या सत्य के लिए आग्रह करना, आप खुद से प्रयोग करके देखिए। तो सत्य के लिए आग्रह करना, दूसरे से अगर आग्रह करेंगे तो सत्य के लिए तो आग्रह करेंगे। तो के लिए इसमें किसका चिन्ह होता है बताइएगा मुझे। तो के लिए होता है प्रथमा कर्ता ने द्वितीय कर्म को तृतीय करण से द्वारा चतुर्थी संप्रदान के लिए। चतुर्थी संप्रदान हो जाएगा यहाँ पर। ये क्या है? संप्रदान है, ध्यान दीजिएगा। ये संप्रदान सत्याग्रह क्या होता है? संप्रदान कारक होता है, चतुर्थी विभक्ति होती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसका आंसर नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 हो गया, अब 30 की तरफ चलते हैं। ये 29 हो गया, 30 की तरफ चलते हैं भाई। 30 क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए क्या दिया गया। कहा गया कि कमल कोमल कर में सप्रीति, इस पंक्ति में किसका लोप हुआ है? तो आप बताइएगा इसमें क्या लोप हुआ है। कमल और कोमल, उपमेय में उपमान का आरोप किया गया। तो उपमेय क्या है? उपमेय इसमें कमल है, कमल। और उपमान क्या है इसमें दोस्त? उपमान इसमें है, उपमान है कोमल। ठीक है, उपमान क्या है? कोमल है। तो बताइएगा क्या होता है? पी इसमें वाचक शब्द गायब लगता है इसमें। कमल सा कोमल कर में सप्रीत, है ना। कमल सा, कमल से कोमल, कर में हाथ में सप्रीत। ठीक है, तो कमल से मतलब वाचक शब्द गायब लगता है इसमें। वाचक शब्द जो कि दोनों को जोड़ने वाला है, ये से आ जाएगा यहाँ पर। कौन सा आ जाएगा? से आ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा यहाँ वाचक शब्द की कमी है, से की कमी है। तो इसमें क्या हो जाएगा? इस पंक्ति में किसका लोप है? वाचक शब्द का लोप किया गया है। ओके, चलिएगा। और उपमेय उपमान तो है ही है। 31 अपने मुंह, क्या दिया है? अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। गांव में सुने होंगे ना, अपने मुंह से अपन बढ़ाई, है ना। तो कोई इसको सीरियस नहीं लेता फिर। तो अपने मुंह से जैसे कहते हैं कि हम YouTube चैनल चला रहे हैं, इस टाइम पे मेरे जो सब्सक्राइबर हैं इतने लाख हो गए हैं और मैं YouTube से इतने करोड़ रुपया अभी तक अर्न कर चुका हूँ। तो अब बताओ, ये कहीं ना कहीं अतिशयोक्ति वाली बात कर रहा हूँ। और अपने से अपनी बड़ाई करो, मैं तो इतना घंटे पढ़ाता हूँ और लगभग इतने लाख कमा लेता हूँ। अरे भाई, जो रियलिटी है वो रियलिटी है। तो अपने मुँह मिट्ठू मियाँ बनना, तो अपनी बड़ाई अपने से करना, अपनी आलोचना स्वयं करना, अपनी प्रशंसा स्वयं ना करना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना, अपनी प्रशंसा कराना। बताइए क्या हो जाएगा इसमें? आप लोग आप समझ गए होंगे इसमें 31 का क्या हो जाएगा जवाब। ऑप्शन नंबर 31 का क्या हो जाएगा जवाब? अपनी प्रशंसा स्वयं करना। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 32 में चलते हैं। परिक्रमा में उपसर्ग है, परिक्रमा में कौन सा उपसर्ग है आपको बताना है। परिक्रमा में कौन सा उपसर्ग है? देखिए उपसर्ग पहले जुड़ता है, प्रत्यय बाद में जुड़ता है, इतना याद रखिएगा। तो देखिएगा अगर क्रमा है, क्रम है, तो क्रम तो जानते हैं कि अगले वाला क्रम होता है। तो इसमें परि अगर जोड़ देंगे तो परिक्रमा हो जाएगा या परिक्रम हो जाएगा। तो निश्चित रूप से इसका जो ये वाला वर्ड है ये आपका उपसर्ग है, परि इसका उपसर्ग होगा। ओके, चलिए निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? अब आपको सौभाग्य बताना है। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो बताइएगा। सौभाग्यवती भवः, मतलब सौभाग्य है आपका कि आप इतने सुंदर पति को प्राप्त किए। सौभाग्य है आपका कि आप इतने अच्छे सुंदर पत्नी को प्राप्त किए। मतलब कहीं ना कहीं सौभाग्य आपका पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग नहीं है। काव्य पढ़ता है। चंद्र चंद्रमा होता है, सुंदरता दिखाई देती है। सामने वो जो लड़की जा रही है ना, उसकी सुंदरता गजब की दिखाई देती है, बहुत सुंदर दिखाई देती है। सुंदरता क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। सुंदरता क्या है? स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, मतलब किसी भी सुंदर वस्तु को जब कहें वो बड़ा सुंदर दिखाई पड़ते हैं, उसकी सुंदरता देखने लायक होती है। होता है कि उसकी सुंदरता देखने लायक होता है? बताइएगा। चलिए शब्द प्रयोग करेंगे, अपने आप पता चल जाएगा। 33 हो गया। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं।
निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है। अब आपको विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म को ढूंढना है, तो बताइएगा मेरे दोस्त कौन सा होगा शुद्ध, कौन सा हो जाएगा इसमें शुद्ध, बताओ विलोम की दृष्टि से। अल्पज्ञ मतलब कम जानने वाला, बहुज्ञ मतलब ज्यादा जानने वाला, तो पहले मिल गया कहा भाई ए नंबर, लगता है राइट आंसर हो गया क्या? संयुक्त का संधि युक्त नहीं, संयुक्त का युक्त हो जाएगा, समस्त का ये अज्ञ का अनभिज्ञ हो जाएगा, नहीं अज्ञ का भी अनजान होता है, अनभिज्ञ का भी मतलब अनजान होता है, तो अल्पज्ञ का बहुज्ञ, ये बिल्कुल राइट आंसर है, इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट 35 में आ जाओ। निम्न में कौन सा शब्दालंकार नहीं है, बताइएगा निम्न में कौन सा शब्दालंकार नहीं है, कौन सा अर्थालंकार इसमें घुस गया, घुसपैठ किया है, बताओ। श्लेष, यमक, अतिशयोक्ति, अनुप्रास में कौन सा होगा, बताओ भाई, चलिए बताइएगा। तो श्लेष तो शब्दालंकार है, यमक भी शब्दालंकार है, अनुप्रास भी शब्दालंकार है, अर्थालंकार कौन सा है? अतिशयोक्ति अलंकार क्या होता है? अर्था होता है। जैसे श्लेष में कहा जाता है किसी शब्द में कई अर्थ चिपके होते हैं, यमक यमक ये भी शब्द है, मतलब उसके शब्दों के कई अर्थ होते हैं, अनुप्रास में किसी भी शब्द की आवृत्ति होती है ना, तो ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। ये हो गया 35 नंबर। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को। जो पहले कभी ना हुआ हो के लिए एक शब्द बताना है आपको, जो पहले कभी ना हुआ हो के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा होगा, तो बताओ। अभूतपूर्व, अभूतपर्व, अभूतपूर्व, अभूतपूर्व, मतलब ये तो पहले से पता हो गया कि भाई ये वर्तनी से अशुद्ध है ऑलरेडी, तो यहां पर क्या हो जाएगा? अभूतपूर्व हो जाएगा, ठीक है। पांव का तत्सम रूप क्या है, अब आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 37 में। पांव का तत्सम रूप क्या है? पाद है, पादु है, पद है, पैर है, तत्सम रूप बताना है पांव का। क्वेश्चन नंबर 37 का क्या होगा, बताइए। पांव का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? तो बाबू पांव को क्या बोलते हैं? पाद बोलते हैं, ठीक है। पादु, पादुका किसे बोलते हैं? जो पैर में पहना जाता है उसे पादुका बोलते हैं, ठीक है। पद क्या होता है? जैसे कोई लाइन लिखी है उसके बाद फिर पैराग्राफ चेंज फिर लिखा है तो उसे पद कहते हैं, ठीक है। पैर तो आप जानते हैं तद्भव है, तो यहां पर पाद हो जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन 37 तक रहे क्वेश्चन। आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा मेरे दोस्त। आप लोगों के लिए जितनी मेहनत हो सकेगी उतनी मेहनत करूंगा। मैं लाइव आने के लिए कहा था लेकिन कुछ अभी इशू चल रहे हैं जिस वजह से लाइव नहीं आ पा रहा हूं, कुछ टेक्निकल समस्याएं हैं अभी वो मेरी सॉल्व नहीं हो पा रही हैं। जैसे सॉल्व हो जाएगा मैं लाइव आपके लिए लेके आऊँगा। आपसे रिक्वेस्ट है आप कंटिन्यू वीडियो देखते रहिए, मैं वीडियो बना जरूर डालता रहूँगा आपके लिए यूजफुल वीडियो रहेंगे। तो इसीलिए आप सभी मित्रों से मैं यही निवेदन करूंगा, सब लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल कर दीजिए दूसरे लोगों तक, ताकि उन लोगों को भी बेनिफिट मिल सके। यूपी पेट हो, यूपी पेट के बाद यूपी पेट के साथ साथ आपका दरोगा हो, पुलिस का हो, है ना, या इसके बाद कोई भी एग्जाम हो जिसमें हिंदी पूछी जाती है। आरओ में तो भाई 5-6 पार्ट ही आते हैं, तो इसमें ये सब कुछ ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी बीच बीच में कुछ चीज़ें हैं जैसे पाँव का तत्सम, ये तत्सम तद्भव तो पूछा जाता है, पर्यायवाची पूछे जाते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पूछा जाता है, वाक्य शुद्धिकरण पूछा जाता है, विशेषण विशेष पूछा जाता है। ऐसा तो नहीं पूछा नहीं जाता, लेकिन पर्टिकुलर ये आरओ में पूरा सिलेबस नहीं आता, उसमें 6 पार्ट आते हैं, ठीक है। तो मेरे दोस्तों आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कर दीजिए, जो नए व्यूअर्स हैं वो सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप लोगों को कुछ सुझाव हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दें प्लीज, ठीक है। ओके, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।